हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। जैसे कि नाम में ही निहित है, बाइपोलर डिसऑर्डर में दो पोल होते हैं। एक तो अपर पोल होता है जिसको मेनिया बोलते हैं और एक लोअर पोल होता है जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। आमतौर पे जब बाइपोलर के मरीज आते हैं तो घर वाले कुछ इस तरह की हिस्ट्री देते हैं कि पेशेंट ठीक रहता है और एकदम से वो ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोना बंद कर देते हैं और काफ़ी तेज हो जाते हैं या फास्ट हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि वो उदास होने लग जाते हैं, बोलते कम हैं, बहुत स्लो हो जाते हैं। और ये फेजेस तेजी की या उदासी की कुछ हफ्तों तक या महीनों तक चलती हैं और पेशेंट का इलाज कराते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, फिर कुछ समय में वो बीमार हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह की हिस्ट्री फैमिली मेंबर्स देते हैं। तो दोस्तों, जैसे बाइपोलर की बीमारी में दो फेजेस होती हैं, एक तेजी की फेज जिसको मेनिया बोलते हैं और एक उदासी की फेज जिसको डिप्रेशन बोलते हैं। आज हम मेन डिस्कस करेंगे तेजी के बारे में या मेनिया के बारे में कि मेनिया की बीमारी में होता क्या है। तो जो पेशेंट को जब मेनिया स्टार्ट होता है तो यूजुअली उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि उसको नींद आना कम हो जाता है, कि धीरे धीरे पेशेंट को नींद कम आती है और काफ़ी समय के बाद पेशेंट बोलता है कि मुझे नींद की ज़रूरत ही नहीं है। वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं या बहुत कम सोते हैं या रात में बिल्कुल ही नहीं सोते हैं। और पेशेंट सुबह उठ के जल्दी कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे गृहिणियाँ होती हैं वो सफाई करने लग जाती हैं, बहुत पूजा करने लग जाती हैं। जो मेल होते हैं बहुत एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, ठीक है। और इस बीमारी में पेशेंट बहुत खुश रहता है, बिना वजह खुश रहता है। और काफी बार पेशेंट इतना खुश होता है कि वो गाना सुनता है काफी और गानों पे नाचने भी लग जाता है। काफी बार पेशेंट खुश की जगह इरिटेबल ज्यादा हो जाते हैं, वो गुस्सा बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। तो या तो पेशेंट बहुत खुश होता है या इरिटेबल होता है। इसके साथ साथ पेशेंट बहुत ज्यादा बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं कि काफी बार वो सामने वाले आदमी को बोलने ही नहीं देते। और काफी बार वो इतनी फास्ट स्पीच से बोलते हैं कि समझ में भी नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं, जिसको कि हम प्रेशर ऑफ स्पीच बोलते हैं। काफी बार जब पेशेंट बोल रहे होते हैं तो वो जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फौरन या फ्रीक्वेंट उनके टॉपिक शिफ्ट होते रहते हैं, कि बार बार टॉपिक शिफ्ट होने से ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा कि वो किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसको कि हम फ्लाइट ऑफ आइडियाज भी बोलते हैं। इस बीमारी में पेशेंट की धार्मिक प्रवृत्ति काफी बढ़ जाती है। पेशेंट भगवानों के गाने गाते हैं, वो या मंदिर विजिट करते हैं या जो मस्जिद में जो जाते हैं, तो गॉड के प्रति उनका रुझान बढ़ जाता है और उनके थॉट्स काफी फिलोसॉफिकल हो जाते हैं और काफी लोगों को वो ज्ञान देने लग जाते हैं। काफी बार पेशेंट को इतने बड़े बड़े थॉट आते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, जिसको कि हम ग्रैंडियोस आइडिया भी बोलते हैं। और काफी बार पेशेंट अपने आप को भगवान भी समझने लग जाता है कि मैं भगवान हूँ, मैं सबका भला कर सकता हूँ। इस बीमारी में पेशेंट की सोशलाइजेशन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वो नए नए लोगों से मिलना, अपने पुराने फ्रेंड जिनसे उसने काफी समय से बात नहीं की है उनको फोन मिलाने लग जाता है। काफी बार वो रिलेटिव्स के जाने लग जाता है कि जो दूर दूर रिलेटिव हैं। एक पेशेंट मैंने देखा था कि वो क्या करता था कि जब भी उसको तेजी का एपिसोड आता था वो ट्रेन पकड़ के दूर दूर चला जाता था अलग अलग जगह पे, और वहां पे जो उनके रिलेटिव्स रहते थे उनसे कांटेक्ट करता था और उनसे मिलके आता था। तो इस तरह की प्रवृत्ति भी पेशेंटों में देखी जाती है। काफी पेशेंटों में खर्चा करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, जितनी उनकी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा पैसा खर्च करने लग जाते हैं। ऐसे पेशेंट काफी बार ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो कि पेशेंट के लिए और परिवार के लिए बहुत ही बैड इफेक्ट लेके आ सकते हैं फाइनेंशियल वाइज फ्यूचर में। जैसे कि बहुत से पेशेंट जिस कार की या व्हीकल की घर में जरूरत नहीं थी वो व्हीकल खरीद लेते हैं। जैसे कि एक मेरा पेशेंट था, वो काफ़ी अच्छी फैमिली से था, फैक्ट्री वगैरह थी उसने अपनी 3-4 लग्जरी कार बेच दी जो कि उसने 6 महीने पहले ही खरीदी थी, और उनके बदले में जो पैसा मिला उससे 3-4 नई खरीद ली उसने, ठीक है, जिससे कि फैमिली को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हुआ। एक किसान आता था मेरे पास हरियाणा में से, उसने क्या किया, 2 एसी ट्रैक्टर खरीद लिए जो कि बहुत महंगे आते हैं, ट्रैक्टर जिसमें एसी लगा होता है। एक फीमेल मेरे पास आई, उसने एक अनऑथराइज प्लॉट खरीद लिया अपने मेनिया के सिम्टम्स के वजह से, घर वालों से लड़के बिना उनकी बात माने। बहुत ज़्यादा
पैसे की क्षति हो जाती है पेशेंट को या उसकी फैमिली को। काफी बार पेशेंट में स्पेंडिंग टेंडेंसी इतना होता है कि वो दूसरों को चीजें बांट देते हैं, उनको लोगों को चीजें देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि यार मेरे पास तो बहुत पैसा है कि ये ले, तू ले जा। जैसे कि काफी गृहिणियां अपने सोने के आइटम दूसरों को बांट देती हैं, लोग दूसरों को पैसे बांट देते हैं, पैसे उधार में दे देते हैं लोगों को कि यार तू ले जा, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं और कमा लूंगा। तो इस तरह की प्रवृत्ति भी लोगों में देखी जाती है। इसी के साथ बाइपोलर बीमारी में लोगों का एनर्जी लेवल काफी बढ़ जाता है, तो उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक उनके थॉट भी ऐसे होते हैं कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दूसरा शरीर में एनर्जी भी ज्यादा होती है, तो ऐसे लोग काफी एक्टिव नजर आते हैं। और मैंने ये देखा है कि इंडिया के सिनेरियो में ऐसे लोग ज्यादा इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, कि जो लोग साधारणतः हैं ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलते अपने रूटीन में, वो लोग भी इंग्लिश ज्यादा बोलने लग जाते हैं। काफी लोगों का पॉलिटिकल रुझान बहुत ज्यादा होने लग जाता है, जो कॉमन सिम्टम इंडियन सेटअप में जो मैंने देखा है कि उनको चुनाव लड़ने की बहुत ज्यादा भावना आने लग जाती है। और दोस्तों, बाइपोलर बीमारी का ये जो मैनिक एपिसोड होता है उसमें लोगों की सेक्स की इच्छा भी काफी बढ़ जाती है। तो जो हमने देखा है कि ऐसी इच्छा ज्यादा होने से अनवांटेड सेक्सुअल रिलेशन है वो भी लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जो कि काफी बार हानिकारक हो सकते हैं पेशेंट के लिए और उसकी फैमिली के लिए भी। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ये जो सिम्टम मैंने बताए ये किसी भी पेशेंट को हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से काफी सारे सिम्टम होने चाहिए तभी किसी को हम मैनिया की बीमारी के लिए डायग्नोस करेंगे। और ये सिम्टम कम से कम 7 दिन से ज्यादा चलने चाहिए, तभी उसको मैनिया कहा जाएगा। अगर यही सारे सिम्टम किसी में मौजूद है और वो कम सीवियरिटी में है कि पेशेंट अपना रूटीन भी कुछ हद तक कर पा रहा है, तब उसको हाइपोमेनिया भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 फेजेस होती है, मैनिया और हाइपोमेनिया या फिर डिप्रेशन। दोस्तों, साथ में मैनिया डायग्नोस करने के लिए ये जरूरी है कि पेशेंट की लाइफ अफेक्ट होनी चाहिए, उसकी सोशल, पर्सनल, ऑक्यूपेशनल लाइफ अफेक्ट होनी चाहिए, तभी इसको हम एक डायग्नोसिस बना पाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि बीमारी होती क्यों है। देखिए, जो मॉडर्न साइंस कहती है कि इस बीमारी में न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस होता है ब्रेन में, जिसमें कि डोपामिन के लेवल ब्रेन में बढ़ जाते हैं। दूसरा जो इसका कॉज है, फैमिली हिस्ट्री। काफी लोगों में ये बीमारी जेनेटिक होती है, उनकी फैमिली में हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। काफी लोगों को ये बीमारी किसी एडिक्शन के बाद होती है जो इस बीमारी को प्रेसिपिटेट करती है, जिसमें कि कैनाबिस के बाद ऐसा होना बहुत ही कॉमन है। दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि बाइपोलर की बीमारी कितनी प्रिवेलेंट है, कितनी कॉमन है। तो दोस्तों, सोसाइटी में ये बीमारी अराउंड 1% पॉपुलेशन को होती है। अब ये कोई भी हो सकता है, 1% जनरल पॉपुलेशन हो सकती है, 1% डॉक्टर हो सकते हैं, 1% लॉयर हो सकते हैं, 1% जज हो सकते हैं, 1% पुलिस वाले हो सकते हैं। तो किसी भी फील्ड में हम 1% पॉपुलेशन को देखेंगे, उसमें बाइपोलर इलनेस की बीमारी होती है। तो अभी जैसे हमने कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जीबी पंत हॉस्पिटल है, उसमें एक डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी बीमारी में सुसाइड कमिट कर लिया। तो मेंटल हेल्थ को काफी बार सीरियसली लेना बहुत जरूरी है, जिसमें कि बाइपोलर डिसऑर्डर भी एक बहुत सीरियस बीमारी है, जिसको कि फैमिली मेंबर्स को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए अगर पेशेंट को है, और रेगुलर पेशेंट को इलाज की जरूरत होती है। अब इसका इलाज कैसे होता है? जब हमने कहा कि रेगुलर इलाज की पेशेंट को जरूरत होती है, तो सबसे पहले अगर पेशेंट को ये बीमारी हुई है तो सबसे पहले हमें पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए, क्योंकि काफी बार पेशेंट को थॉट्स ऐसे आते हैं कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो फर्स्ट फ्लोर से भी छलांग मार सकता हूँ, ठीक है। तो काफी बार पेशेंट जंप करने की कोशिश करते हैं। एक पेशेंट था, वो पीछे पड़ गया कि मैं अपने एक हाथ से ट्रेन को रोक दूंगा, तो वो ट्रेन की पटरी पे चढ़ जाता है और ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, फिर उसके घर वाले उसको खींच के लेके आते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ऐसी बीमारी में हमें पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करनी है। काफी बार डिप्रेशन के केसेस में पेशेंट रियली सुसाइडल हो जाते हैं कि भाई मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अब मेरा जीने से कोई फायदा नहीं है, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा होने पे पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करनी है। दूसरा चीज, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया है, स्पेशली मेनिया के केस में दूसरों को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि हमें पेशेंट को एडमिट भी कराना पड़े, कि पेशेंट अपने को हर्ट कर सकता है या दूसरे को हर्ट कर सकता है। तो पेशेंट को एडमिट कराने की बहुत सारे केसेस में, स्पेशली मेनिया के केसेस में जरूरत होती है।
तीसरा चीज जो हमें ध्यान देने की चीज है वो स्पेंडिंग पर है। अब सवाल आता है कि इसका इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट अगर अपने आप को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, या उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो अपना ट्रीटमेंट सस्टेन नहीं कर पा रहा है या अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता, या फिर पेशेंट का लिबिडो काफ़ी हाई हो गया है और जिससे किसी और तरह की कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं, तो पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत होती है। और अगर पेशेंट को ओपीडी में लाया जा सकता है और ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, तो पेशेंट का ओपीडी में भी ट्रीटमेंट चल सकता है। तो ऐसे पेशेंट में जो प्राइमरी मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है वो होती है मूड स्टेबलाइजर मेडिसिन। मूड स्टेबलाइजर मेडिसिन जो कॉमनली यूज होती है वो है लिथियम एंड डाइवेल्प्रेक्स। इसके अलावा अगर पेशेंट को मेनिया का एपिसोड होता है तो कुछ मेडिसिन जैसे कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ऐड की जाती हैं जिससे कि मेनिया के एपिसोड को कंट्रोल किया जा सके, या किसी पेशेंट को अगर डिप्रेशन का एपिसोड है तो उस समय एंटी डिप्रेसेंट ऐड की जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट के ट्रीटमेंट में कुछ ऑगमेंटेशन के लिए मेडिसिन ऐड की जाती है। अगर पेशेंट की स्लीप अफेक्टेड है तो पेशेंट की स्लीप के हिसाब से मेडिसिन ऐड की जाती हैं। और साथ में अगर पेशेंट का कोई भी एडिक्शन चल रहा है तो पेशेंट का एडिक्शन वो बंद कराया जाता है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट के साथ एडिक्शन चलेगा तो इम्प्रूवमेंट बहुत कम आता है दवाइयों का, तो उसको भी इंश्योर करना होता है। साथ में कुछ पेशेंट के रूटीन टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें कि स्पेशली अगर थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज किया जाता है, विटामिन डेफिशिएंसी है तो उनको करेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से इन मरीजों का इलाज किया जाता है। तो दोस्तों, साथ में अगर इन पेशेंट को सही ट्रीटमेंट मिले, राइट समय में ट्रीटमेंट मिले, तो ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा पेशेंट है इस तरह की बीमारी से ग्रसित है तो आप उसको ट्रीटमेंट में लेके आइए। यूजुअली अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर किसी को पहली बार मेनिया हुआ है तो उसका करीब 1 साल तक ट्रीटमेंट चलता है, और किसी को ये बार बार इलनेस हो रही है तो ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म तक चलता है। वो पेशेंट की बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है और पेशेंट के सोशल सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कितना चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज इसको लाइक करिए। और अगर आपकी बाइपोलर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। और अगर आप चाहते हैं कि आप दिल्ली एनसीआर में हैं और आपके पास पेशेंट है, आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए हो, अगर आपका पेशेंट सीरियस है तो आप ऊपर दिए हुए कॉन्टैक्ट से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।